आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द जीन ए एंड सी इज 5%, बी एंड सी इज 15%, बी एंड डी इज 9%, ए एंड बी इज 20%, सी एंड डी इज 24% and A and D is 29%. कह रहा है व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ दी जीन ऑन ए लीनियर कॉम्बिनेशन। तो कहने का मतलब ये है कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हमको A और C जीन का दे दिया, B और C जीन का दे दिया है, B एंड D जीन का दे दिया है, A एंड B भी जीन का दे दिया है, C एंड D जीन का दे दिया है और A एंड D जीन का दे दिया है। तो कह रहा है लीनियर क्रोमोसोम में सीक्वेंस क्या होगा इन जीन का। तो इसी परसेंटेज के हिसाब से हम लोग इसके लीनियर जीन में सीक्वेंस निकालेंगे, क्रमबद्धता निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए डी विकल्प करेक्ट है, ए सी बी डी कैसे करेक्ट है इस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 सेंटीमार्गन। ये माप मानी गई है कि 1% जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम 1 सेंटीमार्गन मानेंगे। तो जैसे हमारे पास पटरी यानी स्केल होता है तो उसमें चिन्ह बने रहते हैं, तो इसी तरह एक स्केल होता है उसमें चिन्ह बने रहेंगे। एक चिन्ह को 1 सेंटीमार्गन बोलेंगे, वो हमारा तुल्य होगा, इक्विवेलेंट होगा 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के। अब उसी आधार पे हम लोग उस स्केल से एक मैप बनाएंगे, उस मैप में प्रतिशत को हम लोग दिखाते चले जाएंगे। तो कह रहा है टू प्लेस द जीन ऑन ए लीनियर क्रोमोसोम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी विल बी कंसीडर्ड। तो कह रहा है कि जो लीनियर क्रोमोसोम है उस लीनियर क्रोमोसोम में हम लोग जीन को रखते समय ध्यान देना है कि उसका ऑर्डर डिक्रीजिंग रहना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग लीनियर क्रोमोसोम में जीन को रखेंगे। तो कैसे रखेंगे यहाँ पर देखिए नीचे दिया गया है और इसको समझ के हम लोग बात को समझ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे A और C सबसे कम है तो एक स्केल बना लिया गया, जैसे एक लाइन खींच ली गई और इस लाइन में A और C सबसे कम है। यहाँ पर देखिए A एंड C 5% है, तो यहाँ पर देखिए सबसे कम वाले को सबसे पहले लिखा A एंड C 5%। अब देखेंगे उससे ज़्यादा वाले को, तो उससे ज़्यादा हमारा 15 है, 5 से ज़्यादा 15 है। क्रम से हम लोग चलेंगे, 5 से ज़्यादा 15 है। तो यहाँ पर देखिए B एंड C इज 15%। तो यहाँ पर देखिए B से C पे हम लोगों ने B एंड C, तो A और C बना दिया, अब B यहाँ पे कर दिया तो B से यहाँ पर C आ जाएगा। तो ये हमारा 15% हो गया, 15% हो गया। अब देखिए 5, 15, 20 से जो, हाँ यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, अभी 9% भी है, इसको ध्यान देना है 9%। तो ध्यान दीजिए ये 5 के बाद ये आ जाएगा 9%, क्रम से चलना है, 15 नहीं है, 5 के बाद ये 9 है। तो 9 में देखते हैं सबसे लास्ट वाली संख्या D ही है देखिए, तो इसका मतलब A से D तक रहेगा। तो ये लाइन खींच करके हमने A से D तक बना दिया। अब सबसे कम हमारा ये 5% था तो A से C 5% कर दिया, फिर आ गया 9%, तो B एंड D है, तो इसका मतलब D लास्ट में है तो D इधर कहीं B मान लेते हैं, तो B बना के 9% लिख दिया। तो B और D ये 9% हो गए, A और C ये हमारे 5% हो गए। अब देखिए हाँ, तो
5 और 9 हो गया। अब 5 9 के बाद 15 आता है। तो यहाँ पर देखिए बता रहा है B एंड C इज 15%। तो यहाँ पर देखिए हमारा B ये निकल ही आया है और A से C हमने 5 माना ही था, पहले ही लिख दिया था। तो ये बीच वाला हमारा B और C ये हमारा 15% हो गया। तो ये 15% हो गया। अब देखिए 15 के बाद अब 20 आ जाता है। तो क्रम से जो चल रहे थे 5 लिखे, फिर 9 लिखा, फिर 15 लिखा, अब 20 लिखेंगे। तो A एंड B इज 20%। तो अब देखते हैं A भी हमने लिख दिया है और B भी लिख दिया है। तो A और B हमारा ये 20% है। देखिए यहाँ से यहाँ तक A से B ये 20% लिख दिया। अब देखिए 20 के बाद क्या आ जाता है, 20 के बाद 24 है। तो C एंड D इज 24%। तो C हमने लास्ट में लिखा है D। तो D और D से C तक, तो ये D से C तक 24% है। तो ये यहाँ से हमने यहाँ तक 24% लिख दिया। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है A एंड D जो 29%। अब शुरू से अंत तक, तो यहाँ से देखिए शुरुआत किया, यहाँ तक अंत हुआ। तो ये शुरू से अंत तक पूरा ये 29%। तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिखते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये तो हमने उल्टा बता दिया कि पहले छोटा फिर बड़ा। अब हमको क्या करना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखिए कह रहा है कि लिखना है टू प्लेस द जीन ऑन ए लिनियर क्रोमोसोम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी विल बी कंसीडर्ड। यानी पहले बड़ा फिर छोटा, उसमें और आसानी रहेगी, उसको भी देखते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा हमारा 29% है, इसमें बहुत आसान होगा। A से D सबसे बड़ा है 29%। तो यहाँ पर देखिए लाइन खींच लिया, ये लाइन खींच ली और A से D यानी पूरी लाइन में आ जा रहा है। तो पूरा 29% लिख दिया। अब 29 से जो कम है उसको लिखेंगे, बड़े से छोटे की तरफ चलना। 29 से कम 24 है, तो C से D है 24%। तो यहाँ पर C से D, तो D और A हमने लिख ही लिया है, A से D। तो कहीं C मान लेते हैं, यहाँ C मान लीजिए, मान लिया। तो इसको लिख देंगे 24%। तो 24% हो गया। अब 24 के बाद आ जाता है 20। तो A से B हमारा 20% है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, A और B यहाँ पर होगा। तो A से B हमने बनाया, तो ये 20% लिख दिया, ऐसे लिख दिया। अब 20% से कम है हमारा 15%। 15%, तो B से C इज 15%। A से B 20%, B से C 15%। तो यहाँ पर देखिए ये A से B लिख ही दिया था 20%। अब B C है, तो B से C है 15% हमारा हो गया। अब 15 से कम हमारा 9% है। तो ये B से D देखिए 9% है। तो यहाँ पर D तो हमने लास्ट में लिख ही लिया है और यहाँ से B बना के 9% इसको लिख दें। अब आ जाता है 5%। तो A से C 5% है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग A से C सबसे छोटा है, तो ये 5% लिख दिया। तो इस क्रम में हम लोग चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर चले चाहे इंक्रीजिंग, लेकिन डिक्रीजिंग वाले में ज़्यादा आसान रहेगा क्योंकि सबसे बड़ा पहले लिख जाएगा, फिर उससे छोटा रहेगा। तो मान लीजिए सबसे बड़ा हमने 29% लिखा, तो अब आ जाता है 24%। तो D से C है या C से D लिखेगा, तो 29 से 5% कम है। 29 में अगर 5 घटा दिया जाए तो 24 आ जाएगा। तो इधर 5 छोड़ के हम C लिख देंगे, तो D से C हो जाएगा। और A से C हमको 5% दिया ही है क्वेश्चन में,
तो यहाँ पर सी लिख देंगे तो ए से सी हो जाएगा 5%। अब ये बीच वाले तो अपने आप हो जाएंगे, सी से बी 15 हो जाएगा, ए से बी 20% हो जाएगा, और हमारा डी से बी 9% हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको बनाते हैं। तो ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ACBD। और वैसे भी हम लोग बनाते समय ध्यान देंगे कि सबसे कम 5% है, तो इसका मतलब ए के बगल में सी होगा, तभी सबसे छोटा। सबसे बड़ा हमारा 29% है, तो इसका मतलब ये लास्ट में AD जो है ये सबसे बड़ा होगा, तो ये पूरा 29% होगा। इसके बाद 29 से छोटा 24 है, तो ये 5 लिख ही लिए, तो इसका मतलब CD ये पूरा 24% होगा। इस तरह से लिखेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 32 आ जाता है। कह रहा है द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स बाय द पेरेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट्स। तो माता पिता के द्वारा गैमीट यानी अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण किया गया, या मेल और फीमेल गैमीट का निर्माण किया गया, और उनके फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बन गया। कह रहा है द F1 एंड F2 प्लांट्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम ए डायग्राम कॉल्ड। तो F1 और F2 प्लांट को जानने के लिए जो डायग्राम बनाया जाता है, उस डायग्राम को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग स्क्वायर बना करके उसमें लिखते थे, जैसा हमने बार बार आपको बताया है, तो उसे हम पुनेट स्क्वायर बोलते थे। तो सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दिया है द प्रोडक्शन ऑफ गैमीटियन बाय द पेरेंट 2n, यानी माता पिता डिप्लॉयड हैं, उनसे हैप्लॉयड गैमीट बने, और इसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट यानी जाइगोट बना, तो फिर 2n हो जाएगा। तो F1 एंड F2 प्लांट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम ए डायग्राम कॉल्ड पुनेट स्क्वायर। तो हम लोग बनाते चले आए हैं, नाम भी पता है, पुनेट स्क्वायर बनाए जा रहे हैं। तो ये हमारा सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 33 आ जाता है। कह रहा है नाउ ए डेज इट इज पॉसिबल टू डिटेक्ट द म्यूटेटेड जीन काजिंग कैंसर बाय अलाउइंग रेडियो एक्टिव प्रोब टू हाइब्रिडाइज इट्स कंप्लीमेंट्री DNA in a clone of cell, followed by its detection using radiography, autoradiography, because। तो कह रहा है कि इस समय ये संभव है कि हम उत्परिवर्तित जीन जो कि कैंसर उत्पन्न कर सकती है, उसको रेडियो एक्टिव प्रोब के माध्यम से हम लोग जो है, कह रहा है अलाउइंग रेडियो एक्टिव प्रोब के माध्यम से टू हाइब्रिडाइज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री जीन, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री जीन को हाइब्रिडाइज करके इन ए क्लोन ऑफ सेल, जो कि क्लोन ऑफ सेल में प्रेजेंट है। क्लोन ऑफ सेल का मतलब है कि जैसे एक सेल दूसरे का एकदम सेम हो, जैसे हमारी एक सेल को निकाल के हम ही को बना दिया जाए तो हमारा क्लोन कहा जाता है। तो हम वो क्लोन जो होगा बिल्कुल हमारे जैसा ही होगा। तो फॉलोइंग बाय इट्स डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी, तो जो मेथड होता है जिसके माध्यम से डिटेक्ट करते हैं उस कैंसर सेल को, तो उस सिस्टम को हम ऑटो रेडियोग्राफी कहते हैं। तो कह रहा है ऐसा क्यों, कैसे संभव हो पाया, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए जब हम ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं तो उस समय जो कैंसर वाला जीन होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री DNA हमको उस मशीन में नहीं दिखाई देता। तो इस बात से पता चलता है कि जो कैंसर वाला इसमें कोई जीन है, क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट्री नहीं रहता। तो देखिए सी वाले विकल्प में कह रहा है कि म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपीयर ऑन ए फोटोग्राफिक फिल्म। तो ऑटो रेडियोग्राफी करके जो फोटोग्राफिक फिल्म लेते हैं, जैसे हम लोग एक्सरे चेस्ट का करते हैं, सीने का, तो फिल्म निकलती है, तो वैसे ऑटो रेडियोग्राफी में जो फिल्म निकलेगी
उसमें म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपीयर, तो उसमें म्यूटेटेड जीन अपीयर नहीं होगी। एज द प्रोब हैज नो कॉम्प्लीमेंट्री विद इट, क्योंकि जो प्रोब है हमारा वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। तो म्यूटेटेड जीन कुल मिलाकर के उस फोटोग्राफिक फिल्म में अपीयर नहीं होगी। जब नहीं अपीयर होगी तो हम लोग ये समझ लेंगे कि यहाँ पर कैंसर की सेल है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है ऑटो रेडियोग्राफी अलाउ द डिटेक्शन या लोकलाइजेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप विद इन ए बायोलॉजिकल सैंपल। तो जो हमारी ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक है वो क्या डिटेक्ट करती है, किसकी पहचान करती है या किसकी स्थिति की पहचान करती है, तो वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप विद इन ए बायोलॉजिकल सैंपल। तो बायोलॉजिकल सैंपल जो है, बायोलॉजिकल मतलब जीव के शरीर के द्वारा लिया गया सैंपल, उसके रेडियो एक्टिव आइसोटोप को डिटेक्ट करती है। अब कह रहा है प्रोब इज ए रेडियो लेबल्ड SSDNA और SSRNA डिपेंडिंग ऑन द टेक्निक। तो जो प्रोब हम लोग लेते हैं वो रेडियो लेबल्ड होता है किस चीज़ से, वो होता है हमारा SSDNA से या SSRNA से, यानी सिंगल स्ट्रैंडेड DNA या सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, एक ही धागा होता है। डिपेंडिंग ऑन द टेक्निक, ये टेक्निक पर डिपेंड करता है। टू आइडेंटिफाई द म्यूटेटेड जीन प्रोब इज अलाउड टू hybridize to its complementary DNA in a clone of cell followed by detection using autoradiography. अब क्या होता है, टू आइडेंटिफाई द म्यूटेटेड जीन, उस म्यूटेटेड जीन को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं प्रोब में, इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री जीन DNA। और कैसे म्यूटेटेड जीन की आइडेंटिफाई करते हैं, उसको अलाउ कर देते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री जीन है इन ए क्लोन ऑफ सेल, सेल के क्लोन में, फॉलोड बाय डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। और जब ये प्रक्रिया होती है हाइब्रिडाइजेशन कॉम्प्लीमेंट्री DNA से म्यूटेटेड जीन का, तो हम उस मशीन के द्वारा देखते हैं डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। तो क्या होता है, द म्यूटेटेड जीन विल नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म। तो म्यूटेटेड जीन हमारी फोटोग्राफिक फिल्म में नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती? बिकॉज द प्रोब डज नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्री विद द म्यूटेटेड जीन। उसका कारण है कि जो प्रोब है उसमें कॉम्प्लीमेंट्री जीन है ही नहीं म्यूटेशन वाली। बिकॉज द प्रोब डज नॉट हैव कॉम्प्लीमेंटरिटी विद द म्यूटेटेड जीन। तो प्रोब जो है कॉम्प्लीमेंटरिटी नहीं है उसमें म्यूटेटेड जीन के प्रति। तो इस वजह से वो कैंसर वाली सेल हमको, मतलब जब नहीं दिखेगा तो मानेंगे कि ये कैंसर वाली सेल है। तो प्रोब की कॉम्प्लीमेंटरिटी नहीं है म्यूटेटेड जीन के लिए, इसलिए जो है वो फोटोग्राफिक फिल्म में हमें जो म्यूटेटेड जीन है वो नहीं अपीयर होती। तो इस प्रकार से सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपीयर ऑन ए फोटोग्राफिक फिल्म एज द प्रोब हैज नो कॉम्प्लीमेंटरिटी विद इट। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। कैराइन ए क्रॉस बिटवीन ए मेल एंड फीमेल बोथ हेट्रोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया जीन। तो नर और मादा यानी महिला और पुरुष हैं और दोनों हेट्रोजाइगस हैं सिकल सेल एनीमिया की जीन के लिए। तो कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोजेनी विल बी डिजीज। तो उनके संतानों में बीमारी के लक्षण की प्रतिशतता क्या होगी ये हमको बताना है। तो देखिए मेल और फीमेल दोनों हेट्रोजाइगस हैं, किसके लिए? सिकल सेल एनीमिया बीमारी के लिए। तो इसको देखते हैं, फिगर पहले बना लेते हैं, फिगर के माध्यम से सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन दोनों हेट्रोजाइगस हैं। हेट्रोजाइगस का मतलब विषम जाइगोटिक, यानी एक में
लक्षण होंगे बीमारी के तो एक जीन में नहीं होंगे। तो देखिए एक HbA है, तो देखिए ये एक जीन सिकल सेल एनीमिया से प्रभावित है, तो इस पे यस लिखा गया है, नहीं बाकी ए लिखा गया है। तो एक जीन मेल में एक फीमेल में प्रभावित है, तो वैसे हीमोग्लोबिन ए हीमोग्लोबिन एस लिखा गया, हीमोग्लोबिन ए हीमोग्लोबिन एस लिखा गया। ये पेरेंट का है, ऐसा इसलिए लिखा गया हेट्रोजाइगस। अगर होमोजाइगस होते तो मतलब दोनों प्रभावित होते, तो दोनों में यस लिखा जाता। एस का मतलब सिकल सेल एनीमिया से प्रभावित, यस सिकल सेल एनीमिया यस की शुरुआत होती है, इसलिए यस लिखा गया। अब इनका क्रॉस कराया जाएगा, तो इसको देखिए ऐसे लिखेंगे हम लोग, ए हो गया, एस हो गया, इधर भी वैसे रहेगा, इधर भी वैसे लिख देंगे। अब इनका क्रॉस कराएंगे तो देखिए हीमोग्लोबिन ए हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन ए और हीमोग्लोबिन एस। यहाँ पर देखिए हीमोग्लोबिन ए और हीमोग्लोबिन एस, यहाँ पर हीमोग्लोबिन एस और हीमोग्लोबिन एस। तो यहाँ पर देखिए एक बच्चा जो होगा वो नॉर्मल होगा और दो बच्चे उसके हेट्रोजाइगस होंगे और एक होमोजाइगस होगा। तो यहाँ पर देखिए हीमोग्लोबिन एस एस, हीमोग्लोबिन ए एस, फिर ए एस और फिर ए ए। तो यहाँ पर पेरेंट होगा ये प्रोजेनी, यानी उसकी संतानें हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ अफेक्टेड प्रोजेनीज, तो टोटल नंबर ऑफ अफेक्टेड प्रोजेनी, तो देखिए क्योंकि सिकल सेल एनीमिया हमारा सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, अप्रभावी, तो जब दोनों जीन होंगे, जैसे यस दोनों में, यानी होमोजाइगस जब कंडीशन होगी तभी बीमारी के लक्षण होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ अफेक्टेड प्रोजेनी यानी बीमारी से प्रभावित कितना होगा, केवल एक होगा। तो परसेंटेज ऑफ डिजीज या अफेक्टेड प्रोजेनी, तो 100 में मतलब एक 4 में 1 तो 100 में 25%, चौथाई, 4 में 1 मतलब चौथाई, तो 100 का चौथाई 25%। तो 25% हमारे हाफ स्प्रिंग उसके ऐसे होंगे जो कि बीमारी से प्रभावित। इनमें देखिए एक जीन तो है लेकिन बीमारी से प्रभावित नहीं होंगे, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी होता था मटर के पौधे में, लेकिन फिर भी ये लंबा होता था, बौना नहीं होता था। बौना वाला लक्षण स्मॉल टी तब प्रकट होता था जब दोनों स्मॉल टी होते थे। तो जब दोनों में सिकल सेल एनीमिया का जीन होगा तभी बीमारी प्रकट होगी। उसका कारण क्या है कि यह सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी अप्रभावी वाला है। तो इस प्रकार से 25% सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। कह रहा है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस का प्रूव किसने किया था, बार बार हमने इंडिकेट किया था, क्वेश्चन आया था, तो वो मॉर्गन ने प्रूव किया था। सटन और बॉरी ने तो दिया था, प्रूव किसने किया था, मॉर्गन ने। तो सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय मॉर्गन। नोट देखिए नीचे लिखा है, कह रहा है सटन एंड बॉरी प्रपोज्ड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बट इट वाज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय टी.एच. मॉर्गन। तो ये गलत ना हो जाए, इस बात को ध्यान देना है। तो इस प्रकार से ये हमारा सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। मॉर्गन ने
एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था हमारी क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस को। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 36, करा एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन वाज डिस्प्रूव्ड बाय। तो देखिए, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय कार्ल अर्नेस्ट वॉन बियर। तो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ फॉर इवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय कार्ल अर्नेस्ट वॉन बियर। ये जहाँ तक एनसीईआरटी जो अब नई है इसमें सब हटा दिया गया है, क्योंकि जब हमने पढ़ा तो ये चीज़ नहीं आई है कि एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट की बात नहीं की गई है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ गया है तो इसको हम पढ़ लेते हैं। तो आप लोग एनसीईआरटी जब पढ़ें तो इस बात को ध्यान दें कि अब जो नई एनसीईआरटी है उनमें कौन कौन से क्वेश्चन नहीं हैं, तो उनको क्रॉस लगा दीजिए कि इनको हमें नहीं पढ़ना। तो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय कार्ल अर्नेस्ट वॉन बियर। He noted that embryos never pass through the adult stage of other animal during embryologic development। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो इवोल्यूशन शब्द है, जिसको हम लोग विकास कहते हैं, तो जीवों का विकास कह सकते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे जो मेढक होता है, तो मेढक का जो बच्चा जब पेट में रहता है तो उसमें जो स्थितियां बनती हैं उसका मिलान किया गया जो है मछली से। तो जो मछली की स्थिति रहती है वैसे ही उसके मेढक के पेट में जब बच्चे रहते हैं, इसके बाद देखिए उसका जो टैडपोल लार्वा होता है उसमें भी पूँछ होती है, पूँछ बाद में गायब होती है। तो ये भी लक्षण मछली का है। तो ये माना जाता है कि मेढक का विकास मछली से हुआ है। जैसे हम लोगों का विकास बताते हैं कि बिना पूँछ वाले बंदर जो हैं, चिंपैंजी और अंगूठान, इनसे सब हुआ है। तो इवोल्यूशन का यही मतलब है। तो वही हमारे कार्ल अर्नेस्ट वॉन बियर ने बताया कि एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय कार्ल अर्नेस्ट वॉन बियर। इन्होंने डिसअप्रूव कर दिया और उन्होंने नोट किया कि एम्ब्रियो नेवर पास थ्रू। एम्ब्रियोज यानी जो भ्रूण है, माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है तो उसमें जो लक्षण होते हैं, नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेज, वो अपनी युवा अवस्था तक नहीं पहुंच पाता ऑफ अदर एनिमल ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, अदर एनिमल की तरह जैसा कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होता है। तो एडल्ट के लक्षण कुल मिला के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में नहीं दिखते, केवल गर्भ में जो लक्षण दिखते हैं, एम्ब्रियो में जो लक्षण दिखते हैं, वो बचपन के यानी प्रारंभिक अवस्था के दिखते हैं, एडल्ट स्टेज के लक्षण नहीं दिखते। तो वही कह रहे हैं कि ही नोटेड दैट एम्ब्रियोज नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे जीवों के, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय। वैसे ये क्वेश्चन अब एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए हमें इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। अगला क्वेश्चन आ गया, कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट मैच। अब ये सब क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, तो हमें इनको ध्यान देना है। तो देखिए, इसमें हमको बताना है, हम पीछे पढ़ भी चुके हैं कि कौन कौन सी बीमारी किस तरह से है। तो यहाँ पर देखिए जो बी ऑप्शन है, सिकल सेल एनीमिया, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, क्रोमोसोमल नंबर 11। तो ध्यान दीजिए, पीछे जो क्वेश्चन ये आया था यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये इनको देख के हमने ऑटोसोमल सेक्स लिंक्ड रिसेसिव बोल दिया था, जबकि सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। तो इसको ध्यान देना है, सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। तो ये जितनी भी बीमारियां हैं यहाँ पर देखिए, ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। तो यहाँ पर ध्यान देना है, जितनी बीमारियां हैं, कौन ऑटोसोमल रिसेसिव है, कौन ऑटोसोमल डोमिनेंट है, कौन सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, कौन सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। तो एक इसको यहाँ पे हाईलाइट करने के साथ साथ एनसीईआरटी में आप लोग एनसीईआरटी के ऊपर सारी चीज़ों को एक जगह लिख लिया करिए।
तो एक जगह लिखने से एक सीक्वेंस बन जाता है कि ये सब रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है, तो याद करने में आसानी रहती है। उसकी ट्रिक बना लीजिए। जब हम रिवीजन कराएंगे तो आपको खुद बना के देंगे, लेकिन फिर भी आप प्रयास करिए कि अपने से बनाइए। तो देखिए, ये जो सिकल सेल एनीमिया हमारी, ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। गलती से सेक्स लिंक्ड रिसेसिव बोल दिया था हमने। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट मैच, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सिकल सेल एनीमिया है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, क्रोमोसोम नंबर 11 पर इसको ध्यान देना। अब देखिए यहाँ पे जैसे सारी चीज़ें लिख दी, जितना ऑप्शन आया सब का लिख दिया कि फिनाइल कीटोनूरिया जो है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। सिकल सेल एनीमिया हमारी ऑटोसोमल रिसेसिव है। हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट बिकॉज ड्यू टू म्यूटेशन इन जीन प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 11। तो देखिए यहाँ पर हमारी एनसीईआरटी में क्रोमोसोम नंबर की जहाँ तक बात देख लेते हैं, किया है कि नहीं किया है। यहाँ पर देखिए कहीं पर भी नहीं किया है क्रोमोसोम नंबर 11 की, बस इतना बताया है कि ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है 6 नंबर पर। यहाँ पर देखिए शुद्ध अवस्था में जो पेप्टाइड चेन है उसमें 6वें नंबर पर ग्लूटामिक एसिड है, और ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है, तो उसे हम सिकल सेल एनीमिया वाला जीन बोलेंगे। ये देखिए HBS लिख दिया है, यहाँ पर HBA लिखा है, यानी ये प्योर है, ये सिकल सेल एनीमिया वाला जीन है या पेप्टाइड चेन है, तो इसको ध्यान देना है। तो ये क्रोमोसोम नंबर 11 नहीं लिखा, तो अब जब क्वेश्चन आएगा तो ये चीज़ नहीं लिखी जाएगी, जब भी आपसे पूछा जाएगा। तो बी विकल्प हमारा करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है मैच द आइटम ऑफ कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। तो कॉलम फर्स्ट से कॉलम सेकंड को हमें मैच करना है, और इस मैचिंग के आधार पर हम लोग काफ़ी कुछ सीखेंगे। तो देखिए जितनी भी चीज़ें हैं सब हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए XX मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन सिंड्रोम, ये ग्रॉस ऑपर में हमने पढ़ा था कि मेल हमारा X0 टाइप होता है, फीमेल XX टाइप। पीछे क्वेश्चन भी आया था, तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए XXXY मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ये फीमेल होमोगैमेटिक इसका आंसर होगा। कहने का मतलब ये है कि जो XY है, जैसे पुरुष में XY मेल होता है और XX फीमेल होता है, तो जो होमोगैमेटिक है वो फीमेल होगा, जो हेट्रोगैमेटिक है वो मेल होगा। क्योंकि XX के जब गैमीट बनेंगे तो दोनों XX ही रहेंगे, तो फीमेल होमोगैमेटिक हमारा करेक्ट है। अगला आ जाता है कैरियोटाइप 45। तो देखिए जो टर्नर सिंड्रोम होता था उसमें X0 स्थिति बनती थी, तो जाहिर सी बात है कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, अगर एक खत्म होगा तो 45 बचेंगे, तो कैरियोटाइप 45 का मतलब टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। सी का फर्स्ट हो जाएगा। अब एक हमारा बनता है ZWZZ मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, तो ये हमारा इसमें क्या होगा, फीमेल हेट्रोगैमेटिक होगा। इसमें जो फीमेल है ये हेट्रोगैमेटिक है। ये हम लोग मुर्गे में देखे थे, तो इसको देख लेते हैं कि जो ये हमारा ZZ, जैसे इसमें फीमेल होमोगैमेटिक है, लेकिन इसमें जो ZZ वाला है ये मेल है, ये फीमेल है, जो अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम वाला है। तो ये ध्यान देना है, तो इसको एनसीईआरटी में देख भी लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर डिटरमाइन ऑफ सेक्स बाय क्रोमोसोमल डिफरेंसेस बोथ इन ह्यूमन। इन ड्रोसोफिला द फीमेल हैज ए पेयर ऑफ XX क्रोमोसोम। तो आदमी में हो या ड्रोसोफिला में फीमेल XX रखती है, यानी फीमेल होमोगैमेटिक होती है। और कह रहा है अगला, द फीमेल हैज ए पेयर ऑफ XX क्रोमोसोम होमोगैमेटिक एंड द मेल XY हेट्रोगैमेटिक कंपोजिशन। सी में कह रहा है इन मेनी बर्ड फीमेल हैज ए पेयर ऑफ डिसिमिलर क्रोमोसोम ZW एंड मेल हैड 2 सिमिलर ZZ क्रोमोसोम।
तो बर्ड के केस में, जैसे मुर्गी मुर्गे ऐसे बर्ड में आते हैं, तो इनमें उल्टा हो जाता है। ये मेल है, ये फीमेल है। देखिए ZW अलग टाइप का, इसमें एक ही टाइप का है। जबकि ड्रोसोफिला में XY मेल है, XX फीमेल है। मनुष्य में भी XY मेल है, XX फीमेल है। तो इस बात को हमें ध्यान देना है। और देखिए, अगर आगे देखें कि संबंधित बीमारी के बारे में, तो यहाँ पर देखिए जो टर्नर सिंड्रोम है, इसमें 45 क्रोमोसोम रहेंगे, X0 स्थिति बनेगी। तो यहाँ पर जो 45 है, ये टर्नर सिंड्रोम हमारा करेक्ट है। और ग्रास हॉपर के बारे में तो हम लोग पीछे क्वेश्चन कर ही चुके हैं, तो लगभग सारी स्थितियाँ हम लोगों ने NCERT से देख के समझ ली। तो C विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 39 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, करा द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट बाय द पेरेंट्स, द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट्स, द F1 एंड F2 प्लांट कैन बी अंडरस्टूड यूजिंग। तो फिर वही क्वेश्चन देखिए दोबारा पूछ लिया। यही नीट का पेपर करने का फ़ायदा होता है कि F1 और F2 प्रोजीनी को हम लोग कैसे समझेंगे। तो उसके लिए हम लोग पुनेट स्क्वायर बनाते थे। तो C वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। पीछे क्वेश्चन आ चुका है। अब देखिए, कह रहा है इन मैरिज बिटवीन मेल विद ब्लड ग्रुप ए एंड फीमेल विद ब्लड ग्रुप बी, द प्रोजेनी हैज आइदर ब्लड ग्रुप AB और B, व्हाट कुड बी द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स। तो कह रहा है कि द प्रोजेनी अगर ब्लड ग्रुप AB वाले या B वाले हैं, तो उनके पेरेंट का जीनोटाइप क्या होगा, ये हमको बताना है, जिनमें बच्चे ब्लड ग्रुप AB और B वाले हैं। तो पॉसिबल जीनोटाइप हमको बताना है। और मेल का ब्लड ग्रुप A है, फीमेल का ब्लड ग्रुप B है। इन दोनों से मिलके AB भी बन रहा है और B भी है। तो इसको हम लोग बनाते हैं और समझते हैं। तो देखिए, 4 खाने हम लोग बना लेंगे वैसे ही, और जितने विकल्प हमको दिए गए हैं सबको इसमें फिट करके देखेंगे। तो देखेंगे कि ब्लड ग्रुप AB और B वाले बच्चे बनते हैं कि नहीं। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, IA, IB। अब इसका कराते हैं। तो IA, IB, I, और ये IA, IB, और ये IB, I। तो देखिए, इस स्थिति में AB ब्लड ग्रुप भी बन जाएगा, कामा ये B ब्लड ग्रुप भी बन जाएगा, फिर ये AB भी बन जाएगा, फिर ये ब्लड ग्रुप B बनेगा। तो AB और B ब्लड ग्रुप, AB और B। तो ये जो पहला ऑप्शन है, इसी में देखिए AB और B ब्लड ग्रुप वाले संतानें उत्पन्न हो रहे हैं। तो A वाला विकल्प ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग बना करके इस चीज़ को चेक कर लेंगे। तो इस प्रकार से 40 क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, डोमिनेंट और रिसेसिव वाली कंडीशन है कि ये डोमिनेंट ट्रेट है, इसलिए B ब्लड ग्रुप जो है B एक में है, दूसरे में नहीं, तो ये दूसरा वाला लक्षण दबा रहेगा, ये प्रकट होगा। जैसे मटर के पौधे में कैपिटल T स्मॉल t में पौधा लंबा होता था, क्योंकि कैपिटल T जो हमारा जीन है वो लंबेपन के लिए है। तो ये बौनेपन वाला चूँकि रिसेसिव है, इसलिए इसको दबाए रखेगा। और यहाँ पर देखिए दोनों आ गए, तो दोनों प्रकट होंगे। और ब्लड ग्रुप में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें सहप्रभाविता का लक्षण होता था। तो इसलिए जो है दोनों जीन अपना प्रभाव दिखाते थे, इसलिए AB में AB ब्लड ग्रुप हो गया है, दोनों अपना साथ साथ प्रभाव दिखाएंगे।
तो इस प्रकार से 40 क्वेश्चन हम लोगों ने 40 नंबर तक क्वेश्चन किया। अब आ जाता है 41 नंबर। इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।